CH221 शिवाय के डायलॉग। हर्षवर्धन जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, दो नर्स कमरे के बाहर खड़ी थी। उस नर्स को देखकर राजवीर ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ आप दोनों यहाँ? उनमें से एक नर्स बोली, अंडस्को, हमें शिवाय की ड्रेसिंग करनी है। राजवीर ने नोटिस किया कि उस नर्स के हाथ में कुछ भी नहीं था और उस नर्स ने अपना मुंह मास्क से कर किया हुआ था। राजवीर को अजीब तो लगा, लेकिन उसने हमें गर्दन हिला दी और वो नर्स शिवाय के पास चली गई। ई फ्लैट आगे। वही राजवीर अभी हर्षवर्धन से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस नर्स पर जा रही थी। वही वह नर्स भी बार बार चोर नज़रों से राजवीर को देख रही थी और शिवाय की ड्रेसिंग चेंज करने की एक्टिंग कर रही थी। राजवीर ने एक नज़र उस नर्स को देखा और फिर हर्षवर्धन के साथ कमरे से बाहर चला गया। वही उस नर्स को एक मौका मिल गया। राजवीर ने आसपास नज़र घुमाई तो बॉडीगार्ड अपनी जगह तैनात थे और वही कॉरिडोर में 4 वार्ड बॉय भी खड़े हुए बातें कर रहे थे, लेकिन वह वार्ड बॉय शरीर में काफ़ी मजबूत थे, जो राजवीर से हजम नहीं हो रहा था। वही राजवीर के बहुत ज्यादा कहने पर हर्षवर्धन वहां से जा चुका था। कमरे के अंदर उस नर्स ने एक इंजेक्शन तैयार किया। उस नर्स की आंखें ही बता रही थी कि वह कितनी शातिर है और इस वक्त वह शिवाय को जहर का इंजेक्शन देने आई है। उस नर्स ने इंजेक्शन शिवाय की ग्लूकोज की बोतल के अंदर लगा दिया और वह दोनों नर्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। उस नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और अपना हाथ नीचे किया, तभी शिवाय के कमरे का गेट खुला। दोनों ही नर्स हैरानी से कमरे की तरफ देखने लगी। वहां राजवीर खड़ा था। राजवीर ने स्टूल पर रखे इंस्ट्रूमेंट में से एक चाकू उठाया और उसे नर्स की तरफ फेंक दिया। उस नर्स ने घबराकर अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया, लेकिन वह चाकू सीधा जाकर ग्लूकोज की बोतल की नली पर लगा और वह नली वही टूट गई। राजवीर गुस्से में आया। उसने खींचकर एक चांटा नर्स के गाल पर जड़ दिया और नर्स फर्श पर गिर पड़ी। नर्स ने चेहरा उठाकर देखा तो राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। वह नर्स कोई और नहीं, नैना कपूर थी। नैना कपूर को देखकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। वही वह दूसरी नर्स डर से कांप रही थी। राजवीर ने सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडस्को, नैना कपूर, तुम्हारे जितनी गिरी हुई औरत मैंने नहीं देखी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया में राक्षस योनि के लोग अब भी जिंदा है। वही राजवीर ने दूसरी नर्स को देखा तो वह डर गई और उसके मुंह से धीरे से निकला, दी। उस नर्स के मुंह से दी सुनकर राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि वह नित्या है। राजवीर ने नित्या के बालों को पकड़ा और उसे भी नैना कपूर की तरफ फेंकते हुए कहा, अंडस्को, तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी शिवाय की जान लेने आई हो। तभी उस कमरे में वह 4 वार्ड बॉय आ गए, जिसे देखकर राजवीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनमें से एक वार्ड बॉय ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अंडस्को, मैम आप दोनों जाइए, इसे तो हम देख लेंगे। नैना और नित्या एक दूसरे को संभालती हुई जाने लगी, लेकिन तभी राजवीर फाइटिंग मोड में आ गया और उसने सबसे पहले एक पैर शिवाय के बेड पर मारा। शिवाय का बेड कमरे के एक कोने की तरफ चला गया। राजवीर ने कहा, अंडस्को, ना तो आज तुम चारों जिंदा जाओगे और ना ही ये बहनें। तभी एक वार्ड बॉय ने उस पर अटैक किया तो राजवीर ने उसका अटैक रोककर एक पंच उसके मुंह पर मारा। वह दोनों बहनें डर गई और एक साइड खड़ी हो गई। नैना नित्या को लेकर जैसे ही जाने की कोशिश करती, राजवीर कुछ ना कुछ करके उसे रोक देता। राजवीर का गुस्सा भी चरम सीमा पार कर चुका था। राजवीर उन चारों को अकेले ही देख रहा था। वह चारों ही राजवीर से पीट रहे थे, लेकिन तभी एक वार्ड बॉय ने उस कमरे में रखी कैंची को उठा लिया और उसने वह कैंची राजवीर के हाथ पर मार दी। कुछ सेकंड के लिए राजवीर रुक गया। वह चारों वार्ड बॉय हरकत में आ गए। राजवीर ने अपने एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसमें से एक वार्ड बॉय ने कहा, अंडस्को, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जो हाथ में आता है उठा लो, इसे यही मार देते हैं। राजवीर के हाथ से खून आ रहा था, लेकिन उसने अपने खून की परवाह नहीं की। फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया। उसमें से एक बॉडीगार्ड ने पास पड़ा हुआ एक स्टूल उठाकर राजवीर को मारने की कोशिश की, तो राजवीर ने घूमकर एक लात उसके मुंह पर मार दी।
उस आदमी के हाथ से स्टूल जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई। आवाज इतनी जोर की थी कि शिवाय की नींद टूट गई। शिवाय ने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो राजवीर उन चारों से लड़ रहा था। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, पेशेंट को आराम भी नहीं करने देते, यह नहीं कि बाहर जाकर लड़ ले, यही मेरे कमरे में लड़ेंगे। इतना कहकर शिवाय फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कानों में आवाज आ रही थी। शिवाय ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह कोई सीरियस पेशेंट ना हो बल्कि उसे जरा सा बुखार हुआ हो। वैसे भी शिवाय जानता था राजवीर के सामने टिकना आसान नहीं है, इसलिए भी वह रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। वैसे भी शिवाय के अंदर जान नहीं थी। इन 4 दिनों में उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। दवाइयों के नशे में शिवाय ज्यादातर सोता ही था। वही राजवीर अभी लड़ रहा था, पर तभी एक बोर्ड बॉय ने वहां रखा एक और स्टूल राजवीर को मारने के उठाया, लेकिन उसका स्टूल पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह वार्ड बॉय पूरी जान लगा रहा था, लेकिन जिसने भी स्टूल पकड़ा था उसने स्टूल को छोड़ा नहीं। वार्ड बॉय ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो वह कोई और नहीं हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने घूमकर एक पंच वार्ड बॉय को मारा और देखते ही देखते राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही उन चारों से लड़ने लगे। कमरे में शोर हो रहा था, इसीलिए शिवाय ने एक बार और अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर देखा तो उसे हर्षवर्धन भी लड़ता दिखाई दिया। शिवाय फिर बड़बड़ाया, अंडस्को, थोड़ा शांति से लड़ो, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी अब तो ये चारों बचेंगे नहीं, चाचू तो इनका कीमा बना देंगे। शिवाय को अब भी चैन नहीं है, सोचो जब उठ जाएगा तब क्या होगा। कुछ ही सेकंड में वह चारों वार्ड बॉय शिवाय के कमरे में पड़े हुए थे। हर्षवर्धन ने गुस्से में नैना को देखा और नैना सहम गई। हर्षवर्धन 4 कदम गया, उसने जाते ही नैना की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। वही नित्या ये सब देखकर घबरा रही थी, फिर भी उसने हर्षवर्धन की कलाई पकड़कर कहा, अंडस्को, छोड़ो, मेरी बहन को छोड़ो। लेकिन हर्षवर्धन की आंखें तो जैसे आग उगल रही थी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसका सारा गुस्सा हर्षवर्धन नैना पर निकाल लेना चाहता था। राजवीर ने भी एक बार भी नैना को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वह भी यही चाहता था कि आज नैना का गेम डी एंड हो जाए। तभी एक वार्ड बॉय उठा। वह पूरा उठ पाता उससे पहले ही राजवीर ने उसे पैर से मारना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन का ध्यान भटक गया और उसकी पकड़ नैना से ढीली हो गई। नैना ने मौके का फायदा उठाया और हर्षवर्धन को धक्का दे दिया और जल्दी से नित्या का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। राजवीर ने कमरे के बाहर खड़े हुए अपने बॉडीगार्ड्स को देखा और अंदर बुलाया और फिर उन वार्ड बॉय को उठाकर बाहर फिकवा दिया। राजवीर ने बॉडीगार्ड से कहा, अंडस्को, आज के बाद बिना किसी की आइडेंटिटी चेक किए हुए शिवाय के कमरे में किसी को मत आने देना, किसी को भी नहीं। बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ नैना नित्या को लेकर पार्किंग में आ गई और तभी उसके सामने सरफराज की गाड़ी आकर रुकी। सरफराज गाड़ी से उतरा और नैना ने बिना सोचे समझे सरफराज पर अपना गुस्सा निकलते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारा जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। हम किसी को हायर भी कर सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे ही शिवाय को मारने के लिए भेजा। तुम्हारे वह भेजे हुए बॉडीगार्ड एक नंबर के यूजलेस निकले। किसी से भी ना हर्षवर्धन पर अटैक हुआ और ना ही राजवीर पर, बल्कि हर्षवर्धन और राजवीर ने मिलकर उन चारों को बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ, वरना हर्षवर्धन ने तो मेरी जान ही ले ली थी और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। नैना गुस्से में कुछ का कुछ बोले जा रही थी और वही सरफराज नैना को प्यार से देख रहा था। थोड़ी देर बाद सरफराज घूमकर नैना की तरफ आया और नैना ने सरफराज के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, मैं तुम लोगों के प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ा। तुमने कहा था तुम किसी को नहीं मारोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ही शिवाय को मारने के लिए भेज दिया। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बहन की जान जाते जाते बची है। सरफराज को नैना का गुस्सा देखकर नैना पर प्यार आ रहा था, पर तभी सरफराज ने नैना को किस किया। ये देखकर नैना की आंखें बड़ी हो गई और वह सरफराज को खुद से दूर करने लगी।
लेकिन सरफराज ने नैना के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिए। वहीं नित्या ये सब देख रही थी और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। नित्या पलट गई, वहीं नैना भी अब सरफराज को महसूस करने लगी। नैना ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और तभी सरफराज नैनो से दूर होकर बोला, अंडस्को, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले चुकी हो, चलो तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देता हूँ। सरफराज ने नैना को गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सरफराज ने नैना को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारी बहन बाहर खड़ी रहेगी। तभी नित्या ने भी गाड़ी का गेट खोला और नित्या भी गाड़ी में बैठ गई। सरफराज ने पहले नित्या को उसके बंगले पर छोड़ा, फिर नैना को लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। थोड़ी देर बाद सरफराज और नैना दोनों ही एक दूसरे की डिजायर को कंप्लीट करने लगे। करीब 2 घंटे बाद सरफराज नैना के साथ बेड पर बैठा हुआ था। नैना के हाथ में वाइन का गिलास था और सरफराज के हाथों में सिगरेट। सरफराज उठा, उसने अपनी लोअर को पहना और सिगरेट पीता हुआ कमरे में चक्कर लगाने लगा। नैना का मूड अब काफी हद तक ठीक हो गया था। नैना ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ सरफराज? इस पर सरफराज बोला, अंडस्को, शिवाय इस बार भी बच गया। इस बार कुछ नया करना होगा। नैना मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, सरफराज किसी को हायर कर लेना, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, मरते मरते बच्ची हूँ। सरफराज ने कहा, अंडस्को, किसी को हायर नहीं कर सकते, अगर वह पुलिस के हाथों लग गया तो तोते की तरह सब कुछ बोल देगा। नैना बोली, अंडस्को, और अगर हर्षवर्धन ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की तो? सरफराज ने कहा, अंडस्को, नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है तुम एक नामी हस्ती हो। अगर वह तुम्हारी कंप्लेंट करेगा तो उसे और तुम्हें दोनों को लंबी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा, और जहां तक मैं रघुवंशी फैमिली को जानता हूं उन्हें लंबी प्रोसेसिंग पसंद नहीं। पर तुम अपना ख्याल रखना। पहले तो उन्हें डाउट था कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर्षवर्धन को कन्फर्म हो गया कि ये सब हम ही कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर चली जाओ, वरना इस बार हर्षवर्धन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर रात भर शिवाय के पास ही था। हर्षवर्धन मेंशन वापस आ गया था। हर्षवर्धन सुबह रघुवंशी मेंशन से हॉस्पिटल वापस आया और फिर उसने राजवीर को मेंशन भेज दिया। राजवीर के हाथ में बैंडेज हुई थी क्योंकि उसके हाथ में कट लग गया था। राजवीर ने अपनी गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी और अंदर चला गया। राजवीर जब अपने कमरे में गया तो रूही अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा और कुछ सेकंड तक रूही को ही देखने लगा। रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था। पिछले 1 हफ्ते से जो कुछ भी हो रहा था उसके चलते रूही का चेहरा मुरझा गया था, लेकिन आज रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। राजवीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर अपनी नज़रें झुकाकर क्लोजेट की ओर चला गया। राजवीर ने अपना बाथरोब लिया और वॉशरूम में चला गया। वहीं रूही राजवीर को देख रही थी और उसके चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। रूही जल्दी से नीचे गई, उसने मेंशन के मंदिर में दिया जलाया, बाल गोपाल को भोग लगाया और उसके बाद राजवीर के लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद रूही ने राजवीर के लिए नाश्ता बनाया और प्लेट लेकर कमरे में आ गई। रूही जब कमरे में आई तो राजवीर तैयार हो चुका था और वह अपने हाथ की बैंडेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। नहाते हुए उसकी बैंडेज गीली हो गई थी। रूही ने राजवीर को स्ट्रगल करते हुए देखा तो प्लेट को टेबल पर रख दिया और खुद राजवीर के पास जाकर उसकी बैंडेज चेंज करने में हेल्प करने लगी। राजवीर ने भी रूही को मना नहीं किया। जैसे जैसे रूही राजवीर की पट्टी खोल रही थी वैसे वैसे रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही समझ रही थी कि राजवीर भी कितने ही दिनों से भाग दौड़ कर रहा है, कभी ऑफिस, कभी हॉस्पिटल, कभी मेंशन। राजवीर भी ठीक से ना खाता है और ना ही सोता है। यही सब सोच सोच कर रूही की आंखें गीली हो गई थी। वही रूही को रोता हुआ देखकर राजवीर इरिटेट हो रहा था। सिचुएशन को देखते हुए राजवीर रूही से समझदारी की उम्मीद करता था, लेकिन रूही तो दिन पर दिन बच्ची बनती जा रही थी, जिसे देखकर राजवीर को गुस्सा भी आता था और वह चिढ़ भी जाता था।
क्या रूही राजवीर का दिल जीत पाएगी? CH222 राजवीर का गुस्सा। जैसे जैसे रूही राजवीर की पट्टी खोल रही थी वैसे वैसे रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही समझ रही थी कि राजवीर भी कितने ही दिनों से भाग दौड़ कर रहा है, कभी ऑफिस, कभी हॉस्पिटल, कभी मेंशन। राजवीर भी ठीक से ना खाता है और ना ही सोता है। यही सब सोच सोच कर रूही की आंखें गीली हो गई थी। वही रूही को रोता हुआ देखकर राजवीर इरिटेट हो रहा था। सिचुएशन को देखते हुए राजवीर रूही से समझदारी की उम्मीद करता था, लेकिन रूही तो दिन पर दिन बच्ची बनती जा रही थी, जिसे देखकर राजवीर को गुस्सा भी आता था और वह चिढ़ भी जाता था। ये फ्लैट आगे रूही सुबकती रही और राजवीर की बैंडेज चेंज करती रही। राजवीर अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल करके बैठा हुआ था, वही रूही का हाथ राजवीर की चोट पर दवाई लगाते हुए कांप रहा था। राजवीर ने एक बार रूही की शक्ल देखी और फिर मन ही मन कहा, अंडरस्को, पता नहीं सच में रो रही है या मुझे इम्प्रेस करने के लिए ड्रामा कर रही है। वही रूही का दिल तो जैसे राजवीर को देखकर भर आया था। इसका एक एक आंसू उसके प्यार की गवाही दे रहा था। फाइनली रूही ने राजवीर की पट्टी को अच्छे से बांध दिया, लेकिन उसे गांठ बंध नहीं रही थी। रूही बार बार पट्टी की गांठ बांध रही थी, लेकिन पट्टी छोटी पड़ गई, जिसकी वजह से रूही से गांठ बंध नहीं रही थी। राजवीर ने रूही को देखकर ताना मारते हुए कहा, अंडरस्को, तुमसे ये छोटी सी गांठ नहीं लग रही, पूरी जिंदगी हमारे रिश्ते की गांठ को संभालने की बात करती हो। राजवीर ने रूही का हाथ अपनी बाजू से हटाकर बोला, अंडरस्को, तुमसे नहीं होगा। राजवीर ने खुद ही उस गांठ को एक ही हाथ से बांध दिया और फिर रूही को देखकर बोला, अंडरस्को, जहां निभाने की बात आती है, वहां अगर दिल से कोशिश की जाए तो इंसान निभा लेता है। राजवीर जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, रूही ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडरस्को, तुम कहना चाहते हो कि मैं दिल से कोशिश नहीं कर रही? इस पर राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर पलटकर रूही को देखकर बोला, अंडरस्को, तुम दिल से तो क्या तुम कोशिश ही नहीं कर रही? 4 दिन कोशिश करोगी रूही, 5वें दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तो बेहतर होगा तुम ये बात अभी अपने दिमाग में बिठा लो, समझी? राजवीर कमरे के गेट तक ही पहुंचा था कि रूही ने खींचकर एक तकिया राजवीर की कमर पर मारा और कुछ सेकंड के लिए राजवीर हैरान हो गया। राजवीर ने पलटकर देखा और रूही पॉइंट करके बोली, अंडरस्को, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कड़वी बातें बोलने से मैं हार मान जाऊंगी तो नहीं मानूंगी। अब तुम कुछ भी कर लो राजवीर, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाली। तुम्हें जितना बोलना है बोलो, जो करना है कर लो, चाचू से जो कहना है जाकर कह दो। अब तो चाचू क्या, चाचू का बाप भी तुम्हें मुझसे डाइवोर्स नहीं दिलवा सकता। ये चैलेंज है रूही का, एक जन्म में तो क्या तुम तो मुझसे 7 जन्म तक अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे? राजवीर ने कुछ सेकंड तक रूही को आंखें फाड़े देखा और फिर पलटकर जाने लगा, लेकिन राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने आज पहली बार रूही की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार देखा। वही राजवीर कमरे से निकल गया और रूही पीछे से चिल्लाती हुई बोली, अंडरस्को, कम से कम खाना तो खा कर जाओ। राजवीर अपने कोट का बटन बंद करते हुए बोला, अंडरस्को, ऑफिस में खा लूंगा। राजवीर मेंशन से बाहर चला गया और उसने ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन राजवीर के चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश की हालत भी खास ठीक नहीं थी। दिव्यांश पूरा दिन ऑफिस में गूगल चढ़ा कर रखता था, उसकी आंखें हमेशा ही लाल रहती थी। दिव्यांश भी रोना चाहता था, लेकिन उसके कंधे पर एक लड़का होने की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते वह रोया नहीं, पर उसकी आंखें कहाँ मानती थी, इसलिए वह लाल हो जाती थी। आंखें कहती थी आंसुओं को बह जाने दो, और दिव्यांश कहता था इन्हें मैं बाहर आने की इजाजत नहीं दी, और इसी छोटे से झगड़े में दिव्यांश की आंखें लाल रहने लगी। राजवीर एक मीटिंग खत्म करके दिव्यांश के केबिन में गया। दिव्यांश ने अभी अपना गूगल अपनी आंखों में चढ़ाया हुआ था। राजवीर ने एक नज़र दिव्यांश को देखा और बोला, अंडरस्को, आंखें छुपा लेने से तुम दर्द नहीं छुपा सकते।
दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बोला, अंडरस्को सीनियर, इन आंखों की और मेरी लड़ाई चल रही है, ना ये हारने को राजी है और ना ही मैं, या तो यह आंखें जीतेंगे या फिर मैं, जब तक ये हार नहीं जाती तब तक तो ये गूगल इन आंखों से उतरेंगे नहीं। राजवीर ने कहा, अंडरस्को दिव्यांश बता, क्यों नहीं देते, कि तुमने दृष्टि को डाइवोर्स क्यों दिया? हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन ही दे दूं। दिव्यांश ने अभी राजवीर की तरफ नहीं देखा और खिड़की की तरफ ही देखते हुए कहा, अंडरस्को सीनियर, मैं अपने प्यार को रुस्वा नहीं करना चाहता, तुम बस इतना समझ लो कि सब मेरी गलती है, इस डिवोर्स का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। राजवीर समझ गया था कि दिव्यांशु उसे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन राजवीर यह भी समझ गया था कि ये सब भी रणविजय सिंह राणा की ही चाल है। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, अंडरस्को जब तुम्हारा दर्द तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़ दे तो इस फाइल पर नज़र घुमा लेना, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, ये टेंडर हमें कल ही सबमिट करना है। राजवीर केबिन से जाने लगा और फिर कुछ सोचकर दिव्यांश की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को अगर इन सब के जिम्मेदार तुम होते तो दर्द में नहीं होते। राजवीर चला गया। वही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जो दिव्यांश पर ही हंस रही थी। कुछ दिन और बीत गए। राजवीर ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। राजवीर गाड़ी से उतरा। उसने एक नज़र हॉस्पिटल को देखकर कहा, अंडरस्को और देर नहीं कर सकता, आज शिवाय को सब कुछ बता दूंगा। राजवीर हॉस्पिटल के अंदर चला गया और लिफ्ट से होता हुआ शिवाय के कमरे में गया। हर्षवर्धन शिवाय के पास ही बैठा हुआ था। वही शिवाय अब भी दवाइयों की नशे में लेटा हुआ था। शिवाय को ऐसे देखकर राजवीर का दिमाग खराब हो गया। राजवीर ने सबको संभाल तो रखा था, लेकिन वह अकेला कैसे संभाल रहा था वही जानता था। हीर ने भी राजवीर से अनगिनत बार कह दिया था कि वह पीहू के डैडी से मिलना चाहती है। वही हर्षवर्धन ने भी न जाने कितनी बार राजवीर को हीर को ढूंढने के लिए कह दिया। रूही का अपना ही चालू था और दिव्यांश वह तो जैसे इस दुनिया में कहीं खो सा गया था। पेंथर का भी अता पता नहीं था। शौर्य ने भी इंडिया छोड़ दिया था। राजवीर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर भी गुस्से में शिवाय के पास बैठ गया। राजवीर ने कहा, अंडरस्को चाचू अब आप घर चले जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को राजवीर पिछले 1 महीने से तुम रोज रात को शिवाय के पास रुकते हो, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। दिन में ऑफिस और रात को यहाँ, आज तुम चले जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। रावजीर ने कहा, अंडरस्को चाचू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यही सो जाता हूँ, आप चले जाइए। हर्षवर्धन जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर के बहुत ज्यादा कहने पर हर्षवर्धन चला गया। राजवीर हर्षवर्धन को कमरे के गेट तक छोड़ने आया। हर्षवर्धन ने राजवीर को एक नज़र देखा और फिर लिफ्ट की ओर चला गया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, राजवीर को तसल्ली हो गई कि हर्षवर्धन वापस नहीं आएगा। राजवीर गुस्से में पलटा और शिवाय को देखकर लगभग चिल्लाता हुआ बोला, अंडरस्को 1 महीना हो गया यहाँ पड़े हुए, तो क्या सारी जिंदगी यही पड़े रहने का इरादा है? तुझे पता भी है कितना रायता फैल गया। दिव्यांश दिल्ली पीने लगा है। चाचू ने 1 महीने से ऑफिस की शक्ल नहीं देखी। पेंथर का पता नहीं कहाँ है। पूर्वी का भी नहीं पता। शौर्य इंडिया छोड़कर चला गया। दिव्यांश का डाइवोर्स हो गया। रूही मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती, और सबसे बड़ी बात तेरी आर्या कोमा में चली गई, लेकिन तू यहाँ लेटा हुआ है। 1 महीना हो गया तेरी आंख नहीं खुली। दवाई खाता है सो जाता है, सूप पीता है सो जाता है, पानी पीता है सो जाता है, बस उठता है, खाता है, पीता है, दवाई खाता है और सो जाता है, और यहाँ मैं कुत्ता बना हुआ हूँ। राजवीर को अब सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर शिवाय के बेड के पास गया और कमर पर हाथ रखकर सुलगती हुई आंखों से बोला, अंडरस्को किसी ने सच कहा है, अगर जमाई घर में रहने लग जाए तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। मेरी हालत भी कुत्ते जैसी ही है, बस कुत्ते की तरह वफादारी दिखाते रहो। 1 महीना हो गया चैन से नहीं सोया हूँ, जितना सोया हूँ तेरे पास ही सोया हूँ, ये इतने से सोफे पर। मेरी टांगे देखी कितनी लंबी है,
इस छोटे से सोफे पर फिट भी नहीं हो पाता, फिर भी यही सोता हूँ ताकि तुझे कुछ ना हो जाए। राजवीर गुस्से में शिवाय के रूम में चक्कर लगा रहा था और फिर एक बार फिर शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, उस दिन तूने मुझे बचाया था, मुझे पैसे दिए थे, मेरे भाई का इलाज तेरे पैसों से हुआ था, वह एहसान है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता और उस एहसान के चलते ही यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। लेकिन शिवाय, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है। मैं अपनी पहचान रघुवंशी नाम पर नहीं बनाना चाहता, खुद के बलबूते पर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ फंसकर रह गया। अगर तेरा एहसान नहीं होता तो नैना कपूर तो तुझे बाद में मारती, पहले मैं ही मार देता। इतना कहकर राजवीर ने शिवाय के बेड पर गुस्से में 2-3 बार लात मार दी और वह बेड थोड़ा सा हिलने लगा और शिवाय की नींद टूट गई। 1 घंटे बाद शिवाय बेड से टेक लगाकर बैठता हुआ था और राजवीर उसे सूप पिला रहा था। राजवीर का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था, वही शिवाय के चेहरे पर अब भी छोटी सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह राजवीर को चिढ़ा रहा हो। राजवीर शिवाय के इंप्रेशन देखता हुआ बोला, अंडस्को, मुझे मत चिढ़ा, मैं तेरा सीनियर हूँ और सबसे बड़ी बात तेरा जीजा भी, तो मुझे मत चिढ़ा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है। तभी एक नर्स आई और उसने कुछ टैबलेट्स राजवीर की तरह बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, सर प्लीज ये टैबलेट भी पेशेंट को खिला दीजिएगा। राजवीर ने वह टैबलेट गुस्से में पकड़ी और मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है, मैं खिला दूंगा, आप जाइए और जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे में कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं आएगा। नर्स ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से चली गई। शिवाय ने एक बार फिर राजवीर को देखा और मुस्कुरा दिया। राजवीर ने दांत पिसते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय में थप्पड़ मार दूंगा, मत कर, मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। चुपचाप ये सूप पी, फिर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। फाइनली शिवाय ने सूप पी लिया और राजवीर की तरफ देखकर धीमी सी आवाज में कहा, अंडस्को, मेरी टैबलेट। राजवीर ने वह टैबलेट डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, अंडस्को, नहीं मिलेगी टैबलेट, टैबलेट खाओगे और तुम्हें थोड़ी ही देर में नींद आ जाएगी, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मेरी बात सुनोगे। शिवाय फिर से मुस्कुराकर राजवीर को देखने लगा। राजवीर को शिवाय की आदत पता थी, वह किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता था, फिर भी राजवीर ने अपने बालों को पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय, आर्या कोमा में चली गई। शिवाय ने स्माइल करके कहा, अंडस्को, अरे मेरी छुईमुई को कुछ नहीं होगा। शिवाय ने फिर अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को, उसके लिए तो मैं यहाँ गोली खा ली। राजवीर ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अंडस्को, गोली यहाँ नहीं कमर पर खाई थी। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, हाँ लेकिन निकली तो यहीं से है ना। अब तो राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हंसते अपना चेहरा शिवाय के बेड में छुपा लिया। थोड़ी देर हंसने के बाद राजवीर ने कहा, अंडस्को, तुझे पता भी है कितना कुछ गड़बड़ हो गया और तू यहाँ कमेंट मार रहा है। सच कहते हैं चाचू साउथ इंडियन मूवी कुछ ज्यादा ही देखता है। शिवाय ने कहा, अंडस्को, सीनियर, मैं टेंशन नहीं लेता, टेंशन देता हूँ। उसे वक्त मेरे पास चाचू को बचाने का कोई और तरीका नहीं था, वरना वहीं के वही रणविजय सिंह राणा के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देता। रही बात मेरी फैमिली के बिखरने की, तो तू टेंशन मत ले, उन सबको मैं बहुत जल्दी रघुवंशी मेंशन में ले आऊंगा। राजवीर ने शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, अंडस्को, अब बता इस 1 महीने में क्या क्या हुआ है। राजवीर ने शिवाय को 1 महीने की सारी बातें बता दी। जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था शिवाय के चेहरे पर गुस्सा आने लगा, लेकिन शिवाय ने अपना गुस्सा बड़ी ही चालाकी से छुपा लिया। सारी बात सुनने के बाद शिवाय ने कहा, अंडस्को, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा। राजवीर बोला, अंडस्को, पता नहीं, पर मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो ये तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। शिवाय ने कहा, अंडस्को, और कितना प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सारा दिन तो दवाई लेकर नशे की हालत में पड़ा रहता हूँ, कभी कभी तो फीलिंग आती है जैसे ड्रग्स लेकर पड़ा हूँ। राजवीर ने कहा, अंडस्को, कुछ दिन और फिर ये तुझे डिस्चार्ज कर देंगे।
लेकिन फिलहाल बता करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें? क्या शिवाय रघुवंशी फैमिली को फिर से समेट लेगा? क्या राजवीर को रूही के प्यार पर विश्वास होगा? क्या दिव्यांश के दिल का दर्द कम होगा? CH223 हर्षवर्धन हीर की मुलाकात। राजवीर बोला, पता नहीं पर मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो ये तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। शिवाय ने कहा, और कितना प्रोटोकॉल फॉलो करना है? सारा दिन तो दवाई लेकर नशे की हालत में पड़ा रहता हूँ, कभी कभी तो फीलिंग आती है जैसे ड्रग्स लेकर पड़ा हूँ। राजवीर ने कहा, कुछ दिन और फिर ये तुझे डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन फिलहाल बता करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें? ई फ्लैट आगे। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहा, चाची की ट्रेनिंग शुरू करो। राजवीर ने कहा, चाची ने पिछले 1 महीने से चाचू से मिलने की रट लगा रखी है और तू कह रहा है उनकी ट्रेनिंग शुरू करो। शिवाय ने कहा, राजवीर चाची को हम सबके सामने ऐसे नहीं ला सकते, चाची का मेकओवर तो करना ही पड़ेगा ताकि रणविजय सिंह चाची पर अटैक ना करें। राजवीर ने कहा, चाची का मेकओवर कर देंगे तो तुम्हें क्या लगता है चाचू पहचान नहीं पाएंगे? शिवाय ने कहा, हाँ जानता हूँ चाचू एक नज़र में ही पहचान लेंगे, लेकिन चाचू कंफर्म करने में टाइम लेंगे और उस वक्त हमें रणविजय सिंह राणा के बिजनेस पर अटैक करना है। उस समय हमें नैना कपूर की बैंड बजानी है। नैना कपूर को बहुत घमंड है ना कि वह टॉप की मॉडल है, उसके प्रोजेक्ट को छीनकर चाची को दिलवाएंगे। राजवीर ने कहा, और तुम्हें लगता है चाची ये सब करने के लिए तैयार हो जाएंगी? शिवाय ने कहा, जानता हूँ तैयार नहीं होगी लेकिन उन्हें तैयार करना पड़ेगा। सीनियर तुम जाओ और चाची को मेरे पास लेकर आओ, मैं चाची को समझता हूँ वह मान जाएंगी। रघुवंशी मेंशन। हर्षवर्धन हाल में खड़ा हुआ था, रात के 2 o'clock बज गए थे, लेकिन दिव्यांश अभी तक घर नहीं आया था। हर्षवर्धन ने न जाने कितने ही कॉल दिव्यांश को कर दी थी, लेकिन दिव्यांश ने एक का भी आंसर नहीं किया। जब पैंथर दिव्यांश के साथ रहता था तो हर्षवर्धन को कभी भी दिव्यांश की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन पैंथर के जाने के बाद हर्षवर्धन को दिव्यांश की टेंशन हर वक्त रहती थी, जिसके चलते वह दिव्यांश का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश की गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरा, उसने दिव्यांश की साइड का गेट खोला। दिव्यांश अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकाला और जैसे तैसे मेंशन के अंदर चला गया। दिव्यांश को खुद का कोई होश नहीं था। हर्षवर्धन दिव्यांश को देख रहा था और दिव्यांश अपने लड़खड़ाते कदमों से हर्षवर्धन के पास आया। दिव्यांश से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दिव्यांश गिरता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसे गले लगा लिया। दिव्यांश ने भी हर्षवर्धन को कसकर गले लगाया और धीरे से पूछा, चाचू शिवाय कैसा है? इस 1 महीने में दिव्यांश एक बार भी शिवाय से मिलने नहीं गया था। वह अपने दुख से ही बाहर नहीं आया तो शिवाय से कैसे मिलता? लेकिन राजवीर और हर्षवर्धन से शिवाय की खबर लेता रहता था। हर्षवर्धन से भी दिव्यांश की हालत देखी नहीं जा रही थी। हर्षवर्धन ने दिव्यांश की कमर को रब करते हुए कहा, शिवाय ठीक है, कुछ दिनों में उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर उसे घर पर रेस्ट करना है। लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली? तुम्हें इतना टूटा हुआ तो मैंने तब भी नहीं देखा था जब वह एक्सीडेंट हुआ था। तुमसे पूछ कर थक गया हूँ कि आखिर तुमने दृष्टि को डाइवोर्स क्यों दिया, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि कुछ नहीं बताओगे। दिव्यांश हर्षवर्धन से थोड़ा सा दूर हुआ और लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों तरफ जाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ चाचू, आज क्लाइंट के साथ थोड़ी ज्यादा पी ली, इसीलिए आने में देर हो गई। आप मेरा इंतजार मत किया कीजिए, जाकर सो जाइए, चाची मिल जाएगी, परेशान मत होइए। राजवीर है ना, चाची को जल्दी ढूंढ देगा। दिव्यांश अपने लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगा और तभी उसके कदम डगमगा गए। दिव्यांश को एक बार फिर विराज ने संभाल लिया, जबकि विराज के हाथ में भी पट्टी बंधी हुई थी। विराज जैसे तैसे दिव्यांश को संभालकर उसके कमरे में ले गया।
दिव्यांश के जाते ही हर्षवर्धन की आंखों में गुस्सा उतर आया। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को रणविजय सिंह राणा, तुम्हारे किए हुए हर कर्म का हिसाब करूंगा। तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार भी बिखेर कर रख दिया। तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी इस दर्द से गुजरना पड़ेगा जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। अगले दिन वही विराज ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। विराज के साथ वीरा भी थी। दोनों को ही राजवीर ने बिना किसी को बताए फार्म हाउस आने के लिए कहा था। वीरा जैसे ही अंदर गए उनकी नज़र सोफे पर बैठी हुई हीर पर पड़ी। हीर को देखते ही दोनों की आंखें बड़ी हो गई। विराज जल्दी से हीर के पास गया। विराज हीर के पैरों के पास बैठता हुआ बोला, अंडरस्को चाची, आप तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर मेंशन वापस क्यों नहीं आती? आपको पता है चाचू आपके बिना कितना अकेले हो गए हैं। पीहू भी दिन रात आपको याद करती है। विराज की बात सुनकर हीर की आंखों में पानी आ गया। फिर बोली, अंडरस्को जाना तो मैं भी चाहती हूँ विराज भैया, लेकिन राजवीर भैया जाने ही नहीं दे रहे। तभी वहां राजवीर आया और बोला, अंडरस्को विराज, इन बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें और वीरा को चाची को ट्रेनिंग देनी है। चाची को टॉप मॉडल बनाना है। चाची नैना कपूर को टक्कर देगी, लेकिन हीर रघुवंशी बनकर नहीं बल्कि हिना बाजवा बनकर। विराज और वीरा को राजवीर की बात समझ नहीं आ रही थी। राजवीर ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उन्हें सारी बातें बताने लगा। राजवीर ने वीरा और विराज को अच्छे से समझाते हुए कहा, अंडरस्को अब तुम दोनों समझ गए। तुम्हें सिंड्रेला चाची को परफेक्ट बनाना है, इतना परफेक्ट कि कोई भी उनमें कमी ना निकाल पाए। तुम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 4 या 5 महीने ही है। इन 4-5 महीने में मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं चाहता तो किसी और को हायर कर सकता था, लेकिन विराट तुम जानते हो हम इस वक्त रिस्क नहीं ले सकते। किसी बाहर वाले को अपने प्लान में शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ। विराज बोला, अंडरस्को सीनियर वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है। राजवीर ने विराज की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को ऑफिस में तू कितने पहाड़ तोड़ता है मैं जानता हूँ। ये सुनते ही विराज ने नज़र चुरा ली, क्योंकि जब तक शिवाय और दिव्यांश थे विराज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं करता था, बस उन्हें डिस्टर्ब ही करता था। विराज ने नज़र चुराकर बोला, अंडरस्को वीरा के सामने इंसल्ट क्यों कर रहे हो? वीरा ने हंसकर कहा, अंडरस्को हाँ राजवीर भाई, मेरे सामने इंसल्ट मत करो, मैं आपके सामने इसकी इंसल्ट खुद करूंगी। ये सुनते ही सब हंसने लग। राजवीर ने कहा, अंडरस्को विराज कभी कभी ऑफिस भी चले जाना, लेकिन फिलहाल ये काम ज्यादा जरूरी है। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन हीर तो आंखों में पानी लिए बैठी थी। हीर ने कहा, अंडरस्को जब तक मैं पीहू के डैडी से नहीं मिलूंगी मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लूंगी। मुझे पहले पीहू के डैडी को देखना है। राजवीर पिछले 1 महीने से हीर को कैसे समझा रहा था वही जानता था, लेकिन अब हीर का सब्र भी टूटता जा रहा था। राजवीर ने कहा, अंडरस्को चाची समझने की कोशिश करो। आपने कहा था कि आप पीहू को देखना चाहती हो, मैं आपको पीहू से मिलवा दिया, लेकिन चाचू आपको पहचान जाएंगे, आप समझती क्यों नहीं? इस बार हीर ने गुस्से में कहा, अंडरस्को हाँ नहीं समझती, ना ही समझना चाहती हूँ। मुझे बस पीहू के डैडी को देखना है, और जब तक उन्हें देखूंगी नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी, खाना पीना भी छोड़ दूंगी। हीर के इतना जिद करने पर राजवीर को हीर के सामने घुटने टेकने ही पड़े। राजवीर ने कहा, अंडरस्को ठीक है तो फिर जाइए, तैयार होकर आइए, मैं आपको आज ही चाचू से मिलवा देता हूँ, लेकिन आप उन्हें सिर्फ देखेंगे, बात नहीं करेगी और ना ही उनके करीब जाएंगी, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होगी। हीर ने अपने आंसू पोंछकर हाँ में ही गर्दन हिला दी। 2 घंटे बाद राजवीर ने गाड़ी शिवाय के अस्पताल के बाहर उनकी गाड़ी में से राजवीर बाहर आया और उसने दूसरी तरफ जाकर दूसरी साइड का गेट खोला। उस गाड़ी में हीर बैठी हुई थी, लेकिन हीर ने पूरी राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी और सिर पर घूंघट डाला हुआ था। हीर गाड़ी से बाहर आ गई। राजवीर ने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को चाची मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना घूंघट में कहीं इधर उधर टक्कर मार लोगी। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ
मेरे पीछे पीछे चलना और प्लीज चाचू को देखकर इमोशनल मत हो जाना, बस आप चाचू को देखोगे उनके पास नहीं जा सकती समझी। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दे। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, शायद वह मुस्कुराहट इसीलिए थी क्योंकि वह 1 महीने बाद अपने साहब से मिल रही है। राजवीर ने पीहू को तो कई बार दिखा दिया था लेकिन हर्षवर्धन से वह 1 महीने बाद मिलने जा रही थी। राजवीर हीर को लेकर शिवाय के कमरे में आ गया। हर्षवर्धन वहीं बैठा हुआ था। शिवाय ने जब राजवीर के साथ एक लड़की को देखा तो अपनी आईब्रो चढ़ाकर इशारों में पूछा, अंडरस्को, कि ये कौन है? और राजवीर ने भी इशारों में बता दिया, अंडरस्को, कि वह सिंड्रेला चाची है। शिवाय ने राजवीर को आंखों में ही कांटेक्ट करते हुए कहा, अंडरस्को, अभी यहाँ अभी क्यों लेकर आया? राजवीर ने भी आंखों से ही कहा, अंडरस्को, चाची मान नहीं रही थी तो क्या करता। वही हीर तो बस घूंघट की आड़ में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन शिवाय के कमरे में पड़े हुए सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। हर्षवर्धन का पूरा ध्यान लैपटॉप पर ही था। वही हीर तो बस एकटक घूंघट से हर्षवर्धन को ही देख रही थी। तभी हर्षवर्धन का ध्यान राजवीर और हीर पर गया। हर्षवर्धन की नज़र कुछ देर तक हीर पर ही ठहर गई। बेशक हर्षवर्धन हीर का चेहरा नहीं देख रही लेकिन कद काठी तो बिल्कुल उसकी साहिबा जैसी ही थी। अचानक ही हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराहट गायब भी हो गई क्योंकि हर्षवर्धन समझ गया था कि वह उसकी साहिबा नहीं है। वहीं हीर तो घूंघट में बस मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़रें तो आज उसके साहब से हट ही नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने फिर को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और फिर राजवीर से पूछा, अंडरस्को, ये कौन है? राजवीर ने कहा, अंडरस्को, यह मेरी बहन है, आज ही गांव से आई है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, लेकिन यह घूंघट किससे कर रही है? राजवीर फ्लो में बोला, अंडरस्को, आपसे। सब हैरानी से राजवीर को देखने लगे। वही शिवाय की बोएं तन गई। राजवीर ने अपनी बातों को सही करते हुए कहा, अंडरस्को, मेरा कहने का मतलब है आप तो जानते ही हैं राजस्थान के गांव में अब भी घूंघट प्रथा है तो ये यहाँ भी घूंघट ही कर रही है, शादीशुदा है ना इसलिए। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, मुझसे क्या घूंघट करना, जैसे तुम्हारी बहन वैसे मेरी बहन। ये सुनते ही तीनों की आंखें बड़ी हो गई। तीनों ने ही एक साथ कहा, अंडरस्को, आपकी बहन कैसे हुई? तीनों ही घूरकर हर्षवर्धन को देख रहे थे। वही हर्षवर्धन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो गया। हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि अचानक से तीनों उस पर ऐसे गुस्सा क्यों करने लगे। शिवाय ने बातों को संभालते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू आप भी ना इतने बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हो, लेकिन अक्ल नहीं है आपके अंदर। भला राजवीर की बहन आपकी बहन कैसे हुई? कुछ भी बोल देते हो। हर्षवर्धन चुप हो गया। वही राजवीर को कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल की हुई थी। वही हर्षवर्धन फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी हीर पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन को कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा था, इसलिए वह अपनी जगह से उठा और राजवीर के पास आकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन अब भी हीर को ही स्कैन कर रहा था। वही हीर तो बस घूंघट में मुस्कुराकर हर्षवर्धन को ही देख रही थी। हर्षवर्धन थोड़ा सा हीर के करीब गया तो राजवीर ने हीर की कलाई पकड़कर उसे दूसरी तरफ कर लिया। हर्षवर्धन झुककर हीर का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन हीर अपना चेहरा बार बार इधर उधर घुमा लेती थी। हीर को तो हर्षवर्धन को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वही हर्षवर्धन को डाउट हो गया कि शायद वह उसकी हीर है, लेकिन कंफर्म नहीं था, इसलिए वह बार बार बहाने मारकर हीर का चेहरा देखना चाहता था। वही राजवीर और हीर दोनों ही अलग थे। उन्होंने एक बार भी हर्षवर्धन को हीर का चेहरा नहीं देखने दिया। हर्षवर्धन को देखकर शिवाय को भी हंसी आ रही थी। उसने अपना मोबाइल लिया और उसमें हर्षवर्धन को मैसेज टाइप करके भेजा, चाचू, अंडरस्को, ये क्या कर रहे हो? ये कैसी अजीब सी हरकत कर रहे हो? देख रहे हो ना राजवीर की बहन कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन आप तो जैसे उसका चेहरा देखकर ही रहोगे। हो क्या गया है आपको?
कहाँ गए आपकी वह संस्कार, आपके वह सिद्धांत और आपकी वह मैच्योरिटी। हर्षवर्धन का मोबाइल जब वाइब्रेट हुआ तो उसने भी मोबाइल चेक किया और शिवाय का मैसेज पढ़कर उसे रिप्लाई करते हुए कहा, अंडरस्कोर शिवाय मुझे लगता है ये हीर है। शिवाय ने फिर से मैसेज किया, अंडरस्कोर चाचू दिमाग मेंशन छोड़कर आए हो, अगर वह हीर होती तो आपसे छुपती या राजवीर आपसे हीर चाची को छुपा लेता। हर्षवर्धन को बात तो समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। हर्षवर्धन फिर से जाकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी हीर पर ही टिकी हुई थी। CH224 चने बेचता है। हर्षवर्धन का मोबाइल जब वाइब्रेट हुआ तो उसने भी मोबाइल चेक किया और शिवाय का मैसेज पढ़कर उसे रिप्लाई करते हुए कहा, अंडरस्कोर शिवाय मुझे लगता है ये हीर है। शिवाय ने फिर से मैसेज किया, अंडरस्कोर चाचू दिमाग मेंशन छोड़कर आए हो, अगर वह हीर होती तो आपसे छुपती या राजवीर आपसे हीर चाची को छुपा लेता। हर्षवर्धन को बात तो समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। हर्षवर्धन फिर से जाकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी हीर पर ही टिकी हुई थी। अब आगे हर्षवर्धन का डाउट थोड़ा सा बढ़ गया था। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्कोर राजवीर तुम्हारी इस बहन की शादी हो गई है ना? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने पूछा, अंडरस्कोर क्या करता है इनका पति? चने बेचता है। आपको क्या? शिवाय थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा सख्ती से शिवाय से कहा, अंडरस्कोर तुम राजवीर हो? मैंने राजवीर से पूछा है, तुमसे नहीं। चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हारा चाचू हूँ, तुम मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। हाँ तो राजवीर मैं क्या कह रहा था, क्या करता है तुम्हारा बहनोई? राजवीर ने कहा, अंडरस्कोर उनका छोटा सा बिजनेस है। हर्षवर्धन ने पूछा, अंडरस्कोर छोटा सा बिजनेस? राजवीर ने कहा, अंडरस्कोर छोटे से थोड़ा बड़ा बिजनेस है। हर्षवर्धन अब भी ऊपर से लेकर नीचे तक हीर को देख रहा था। वही हीर के चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। हीर को अगर कोई छोटा सा इशारा भी कर देता तो अभी जाकर हर्षवर्धन को गले लगा लेती। हीर जानती थी वह खुद को कैसे रोक रही है। कहीं ना कहीं हीर की आंखें नम भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अभी वह हर्षवर्धन को देख रही है, फिर पता नहीं दोबारा कब उसे मौका मिलेगा। वही हर्षवर्धन ने फिर एक सवाल राजवीर से किया, अंडरस्कोर राजवीर तुमने बताया नहीं तुम्हारी कोई बहन भी है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बस एक छोटा भाई है। शिवाय हल्के गुस्से में फिर बोला, अंडरस्कोर राजवीर का मामा, फूफा, चाचा, ताऊ ताई, बुआ, मामी, चाची, बाबा, अम्मा, दादी, नानी, नाना, मौसी सब है। उसने ये सब भी नहीं बताया था ना? आपको क्या लेना है? चाचू देख नहीं रहे राजवीर की बहन कितनी इनकम्फर्टेबल फील कर रही है और आप हो कि सवाल पर सवाल दागे जा रहे हो? आप जाइए, आपको ऑफिस में काम होगा। हर्षवर्धन ने शिवाय को गुस्से में देखकर कहा, अंडरस्कोर अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मुझसे कुछ छुपाया है तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर को स्कैन किया और अपना लैपटॉप उठाकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही हीर ने घूंघट ऊपर कर लिया। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन राजवीर और शिवाय की आंखों में गुस्सा। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्कोर सिंड्रेला चाची आज पहली और आखिरी बार चाचू को देखने आई हो। आपको नहीं पता आपके पति चील की आंख लेकर घूम रहे हैं। एक और बार आप उनके सामने आ गई तो उन्हें पहचानने में टाइम नहीं लगेगा। हीर ने कहा, अंडरस्कोर लेकिन शिवाय भैया समस्या क्या है? आपको पता है, राजवीर भैया को पता है और अब तो विराज और वीरा को भी पता चल गया, तो आप सब पीहू के डैडी से मुझे क्यों छुपा रहे हैं? इस पर शिवाय ने कहा, अंडरस्कोर क्योंकि पीहू के डैडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप हिम्मत करके उनसे दूर रह लेंगी, लेकिन वह आपसे दूर नहीं रहेंगे, रोज आपसे मिलेंगे और ये बात ज्यादा दिन तक किसी से छुप नहीं पाएगी कि आप जिंदा हो। और मैं आपकी जिंदगी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए कह रहा हूँ जाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए।
जितनी जल्दी आप सब कुछ सीख लेंगी उतनी जल्दी आप अपने पीहू के डैडी के सामने जाएंगी, और अगर आपने नहीं सीखेगी तो मैं किसी भी हालत में आपके चाचू के सामने लेकर नहीं आऊँगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक उस रणविजय सिंह राणा को सबक ना सीख लूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर भागते हुए उस कमरे के खिड़की के पास गई। वहां से हर्षवर्धन पार्किंग में उसे दिखाई दे रहा था। हीर तब तक हर्षवर्धन को देखते रही जब तक हर्षवर्धन गाड़ी में बैठकर चला नहीं गया। राजवीर ने एक नज़र हीर को देखकर कहा, अंडस्को, शिवाय चाची गलत नहीं है। शिवाय ने कहा, अंडस्को, हाँ मैं जानता हूँ चाची गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम चाची को लेकर चले जाओ, चाचू का कुछ भरोसा नहीं, तुम्हारे पीछे भी आदमी लगा दे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और हीर का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। राजवीर हीर को लेकर पार्किंग में आ गया। राजवीर ने हीर को गाड़ी में बैठाया और तभी रूही की गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी। रूही ने राजवीर को दूर से देखा। रूही राजवीर के पास जाने लगी, लेकिन राजवीर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। लेकिन रूही ने राजवीर के पास हीर को बैठे हुए देख लिया। रूही ने हीर की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन वह समझ गई कि राजवीर के साथ कोई लड़की थी। रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आज तक किसी लड़की को राजवीर के आसपास भी नहीं देखा था, लेकिन आज राजस्थानी आउटफिट में एक लड़की को देखकर रूही बेचैन हो गई थी। उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। रूही अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हुई शिवाय के पास चली गई। शिवाय को देखकर रूही ने जल्दी से पूछा, अंडस्को, शिवाय भैया, राजवीर आया था, उनके साथ कोई औरत भी थी, कौन थी? राजवीर आपसे मिलने आया था, आज राजीव ऑफिस नहीं गया। शिवाय भी मुस्कुराकर रूही को देख रहा था। आज शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि रूही के दिल में राजवीर के लिए मोहब्बत के दिए जल गए हैं। शिवाय रूही को मुस्कुरा कर देख रहा था, वही रूही के चेहरे पर तो दुनिया भर की टेंशन थी। रूही ने एक बार फिर पूछा, अंडस्को, बताओ ना भैया, राजवीर के साथ वह औरत कौन थी? राजवीर यहाँ किसी औरत के साथ आए थे। शिवाय ने कहा, अंडस्को, तुम मुझसे मिलने आई हो, मेरा हाल चाल पूछने आई हो, या राजवीर की जन्म कुंडली निकालने? रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मिलने तो शिवाय से ही आई थी, शिवाय का हाल चाल पूछने आई थी, लेकिन राजवीर को देखकर सब कुछ भूल गई। रूही जाकर शिवाय के पास बैठ गई और बोली, अंडस्को, मिलने तो आपसे आई थी, अब कैसी तबीयत आपकी? ठीक है, कुछ दिनों में मेंशन आ जाऊंगा, शिवाय ने कहा। थोड़ी देर रूही चुप रही और उसके बाद फिर से वही सवाल दोहराने लगी, अंडस्को, अब तो बताइए, राजवीर के साथ वह औरत कौन थी? शिवाय ने कहा, अंडस्को, मुझे क्या पता कौन थी, लेकिन बड़े हक से हाथ पकड़कर लेकर गया है। रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने कहा, अंडस्को, आपका बहनोई आपकी बहन के होते हुए किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रहा है, और आप मुझे कितनी प्यार से बता रहे हैं। आपने राजवीर से पूछा क्यों नहीं कि वह लड़की कौन थी? कहते हुए रूही की आंखें हल्की सी नम थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि राजवीर को किसी लड़की के साथ देखकर उसके दिल के कितने टुकड़े हो रहे हैं। शिवाय ने बड़े प्यार से कहा, अंडस्को, मैं क्यों पूछूं, वैसे भी चाचू ने कहा है कि घर में कोई भी रूही और राजवीर के रिश्ते के बारे में जिक्र नहीं करेगा और ना ही इनके बीच में बोलेगा। चाचू ने तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है। तुम राजवीर से डिस्कस करके बता देना कि तुम राजवीर के साथ रहना चाहती हो या उसे डाइवोर्स देना चाहती हो। चाचू ने राजवीर को भी इस रिश्ते से फ्री कर दिया है। वह अगर तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता है तो घर में कोई उसे नहीं रोकेगा, और अब तुम ही बताओ, अगर वह तुम्हें डाइवोर्स देगा तो उसकी जिंदगी में कोई लड़की तो आएगी ना। मौके का फायदा उठाना तो कोई शिवाय से सीखे। शिवाय ने एक ही बार में रूही को चारों खाने चित कर दिया था। रूही कुछ नहीं बोली, बस कमरे में टेंश होकर चक्कर लगाने लगी। रूही ने थोड़ी देर बाद कहा, अंडस्को, शिवाय भैया, मैं राजवीर को डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवाय बोला, अंडस्को, उस एप्पल को छिलके दे।
रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसकी दिल पर बन आई थी और शिवाय को एप्पल खाने की पड़ी थी, लेकिन शिवाय बीमार था, इसीलिए रूही ने वह एप्पल छीलकर और काटकर शिवाय के सामने रख दिया और फिर मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, सुना आपने? मैंने क्या कहा? मैं राजवीर को डाइवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवाय एप्पल खाता हुआ बोला, अंडरस्को, तो मुझे क्या बता रही हो? जाकर चाचू को बताओ, या फिर तुम चाचू को भी मत बताओ, जाकर राजवीर का दिल जीत लो, तुम्हारा डिवोर्स अपने आप ही रुक जाएगा, वरना जितना राजवीर ने हम सब के लिए किया है, उस हिसाब से तो चाचू उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती के रिश्ते में रहने नहीं देंगे। रूही भी इस बात को झूठला नहीं सकती थी कि राजवीर ने रघुवंशी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। यही तो वक्त था जब रूही राजवीर को देखकर इम्प्रेस हो रही थी, या कह सकते हैं उसके दिल में राजवीर को लेकर इज्जत बढ़ती जा रही थी। रूही ने अपने आप को संभाला और शिवाय को देखकर बोली, अंडरस्को, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजवीर का दिल जीत कर रहूंगी, मैं राजवीर को नहीं छोड़ सकती। मुझे समझ आ गया है कि चाचू ने मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। राजवीर नहीं होता तो बची कुची फैमिली भी बिखर जाती, लेकिन राजवीर ने हमारी फैमिली को बचा लिया। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, रोने से कुछ नहीं होता, रूही जाकर अपने पति को और अपने रिश्ते को संभाल लो, वरना वह जिस हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़कर लेकर गया है, वह लड़की जल्दी ही तुम्हारे पति के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। रूही बोली, अंडरस्को, मैं क्या करूं भैया, कैसे राजवीर का दिल जीतूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। शिवाय ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडरस्को, पहले तो तुम अपना ड्रेसिंग सेंस संभालो, ये क्या तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनकर इधर उधर भटकती रहती हो? चाची की तरह इंडियन ड्रेस पहनना सीखो, तभी राजवीर इम्प्रेस होगा। रूही हल्का सा खुश होकर बोली, अंडरस्को, पक्का। शिवाय ने हामी गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ हीर की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वीरा और विराज दोनों ही हीर को ट्रेन कर रहे थे। हीर ने अपने सिर पर 3-4 किताबें रखी हुई थी और पैरों में बड़ी बड़ी हील्स पहनी हुई थी, फिर बैलेंस करके चल रही थी। और तभी हीर धड़ाम से गिर पड़ी। विराज ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वीरा ने अपनी हथेली माथे पर मार ली। वीरा जल्दी से गई, उसने हीर को उठाते हुए कहा, अंडरस्को, चाची ऐसे नहीं, थोड़ा और बैलेंस करके चलो, थोड़ा नजाकत के साथ चलो, देखो मैं आपको चलकर दिखाती हूँ। इतना कहकर वीरा ने कुछ किताबें ली, अपने सिर पर रखी और फिर हीर को चलकर दिखाने लगी, और तभी उसका पैर भी डिसबैलेंस हो गया और वह भी जमीन पर गिरने लगी। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही विराज ने उसे संभाल लिया, लेकिन विराज अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वह भी वीरा के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन विराज की कमर फर्श पर थी और वीरा विराज के ऊपर लेटी हुई थी। वीरा विराज एक दूसरे को देख रहे थे, हीर भी उन दोनों को आंखें फाड़े देख रही थी। और तभी राजवीर फार्म हाउस के अंदर आया। राजवीर ने दोनों को देखा और फिर हीर को। राजवीर ने पूछा, अंडरस्को, ये क्या हो रहा है चाची? राजवीर की आवाज सुनकर वीरा और विराज दोनों ही उठ गए। हीर ने कहा, अंडरस्को, इन दोनों का अपना ही रोमांस खत्म नहीं होता, मेरी ट्रेनिंग तो ये तब करवाएंगे। हीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वीरा और विराज की आंखें बड़ी हो गई। विराज ने सफाई देते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं जीजू, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो वीरा गिर रही थी और मैंने उसे पकड़ लिया। हीर ने भी किसी मासूम बच्चे की तरह विराज की शिकायत लगाते हुए कहा, अंडरस्को, राजवीर भैया आपका पता है, मैं भी गिरी थी, लेकिन विराज भैया ने मुझे नहीं पकड़ा, और जैसे ही वीरा गिरी विराज भैया ने वीरा को पकड़ लिया और फिर कुछ सेकंड तक उसके साथ रोमांस भी किया। वीरा को तो वहां खड़ा होना जैसे मौत हो रहा था। वहीं राजवीर के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वीरा ने तो आओ देखा ना ताओ, फटाफट से कमरे में भाग गई। विराज भी अपने बालों में हाथ मारता हुआ दूसरी तरफ चला गया। राजवीर जाकर सोफे पर बैठ गया और हीर भी राजवीर के पास आकर बैठ गई। हीर ने कहा, अंडरस्को, पीहू की डैडी कैसे हैं? राजवीर बोला, अंडरस्को, पीहू के डैडी बिल्कुल ठीक है,
बस दिन रात आपको याद करते रहते हैं। आप जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, उसके बाद हम एक ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च करेंगे जिसमें आपको जीतना है। हीना बाजवा बनकर फिर आपको उस नैना कपूर को टक्कर देनी है। हीर ने कहा, अंडरस्को राजवीर भैया, मैं सब कर तो पाऊंगी ना। ऐसा तो नहीं सबके सामने बेइज्जती करवा दूंगी। इस पर राजवीर ने कहा, अंडरस्को आपको पता है चाची आप कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और शरीर से भी ज्यादा आपका दिल खूबसूरत है। आप चिंता मत कीजिए, ये कंपटीशन आप ही जीतेंगी। इनफैक्ट हम है ना कंपटीशन आपको ही जिताएंगे, चाहे चैटिंग करनी पड़े। ये कंपटीशन जीतना बहुत आसान है, लेकिन नैना कपूर को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको नैना कपूर को हराना है, सबके सामने हराना है। क्या हीर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगी? CH-225 शिवाय का पहला स्टेप। हीर ने कहा, अंडरस्को राजवीर भैया, मैं सब कर तो पाऊंगी ना। ऐसा तो नहीं सबके सामने बेइज्जती करवा दूंगी। इस पर राजवीर ने कहा, अंडरस्को आपको पता है चाची आप कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और शरीर से भी ज्यादा आपका दिल खूबसूरत है। आप चिंता मत कीजिए, ये कंपटीशन आप ही जीतेंगी। इनफैक्ट हम है ना कंपटीशन आपको ही जिताएंगे, चाहे चैटिंग करनी पड़े। ये कंपटीशन जीतना बहुत आसान है, लेकिन नैना कपूर को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको नैना कपूर को हराना है, सबके सामने हराना है। अब आगे 4 महीने बाद शिवाय अपने कमरे में बैठा हुआ था और तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए कमरे में आए। शिवाय अब काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन उसका रूटीन चेकअप अब भी होता था और डॉक्टर उसका रूटीन चेकअप करने ही मेंशन आए हुए थे। डॉक्टर ने शिवाय का चेकअप किया और फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को शिवाय अब काफी हद तक ठीक है, लेकिन यह भारी काम नहीं कर सकते। जख्म भर तो गए हैं, लेकिन अगर ये कोई भारी काम करेंगे तो इन्हें ही प्रॉब्लम होगी। कम से कम 1 महीने तक तो ये अपने शरीर से कोई भारी काम करें कि ना, इनका शरीर भारी काम झेल नहीं पाएगा और इनके शरीर में दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए कोशिश करना कि अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? शिवाय ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को नहीं, मैं नहीं समझा, साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को कहने का मतलब ये है, ये जो तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं ना, इन्हें नहीं चला सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते। तुम ठीक हो गए लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, इसीलिए कम से कम 1 महीने तक तो तुम मार पिटाई कर ही नहीं सकते। और ये जो तुम अपनी जेब में गन लेकर घूमते हो ना, इस गन को भी नहीं चला सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और फिर तुम दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे और मैं तब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं करवाऊंगा जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगे, समझे? अब समझ आया डॉक्टर क्या कहना चाहते थे। शिवाय ने मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय मानने वालों में से नहीं था। पर शिवाय को हाथ चलाने की जरूरत ही क्या थी, उसकी तो जुबान ही काफी थी। हर्षवर्धन भी जानता था कि शिवाय अगर ठीक हो गया तो रुकेगा नहीं, इसलिए वह शिवाय को रोकने के लिए हल्की फुल्की धमकी दे रहा था। डॉक्टर और हर्षवर्धन बात करते हुए वहां से चले गए। वहीं शिवाय के रूम में पूरी रघुवंशी फैमिली खड़ी हुई थी और वह शिवाय को देखकर हंस रहे थे। तभी शिवाय ने सबको देखकर कहा, अंडरस्को इसमें हंसने वाला तो कुछ नहीं था, लेकिन तुम लोगों को दांत दिखाने की आदत पड़ गई है। खैर छोड़ो, दिव्यांश कहाँ है? विराज ने कहा, अंडरस्को आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के सिलसिले में ऑफिस गए हुए हैं। शिवाय ने अपनी शर्ट को पहनते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को चलो राजवीर काम पर लगते हैं। राजवीर भी शिवाय के पीछे पीछे मेंशन के हॉल में आ गया। हर्षवर्धन ने डॉक्टर को बाहर छोड़ा और मेंशन के अंदर वापस आया तो उसने शिवाय को बाहर की तरफ आते हुए देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को अब तुम दोनों कहाँ चल दिए? शिवाय ने कहा, अंडरस्को
वादा करता हूँ चाचू किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही अपने शरीर से काम लूंगा, लेकिन बहुत हो गया और मैंने बहुत आराम कर लिया, अब 1 मिनट में आराम नहीं कर सकता। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोर शिवाय 20 to 25 दिन और रुक जा, उसके बाद नहीं रोकूंगा। शिवाय ने नामे ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर मैं अब 20-25 मिनट भी नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर शिवाय बाहर की तरफ जाने लगा तो विराज ने भी पीछे से आवाज लगाकर कहा, अंडरस्कोर आज मेरा कुछ काम नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी और विराज, शिवाय, राजवीर तीनों ही मेंशन से बाहर चले गए। वहीं रूही राजवीर को जाता हुआ देख रही थी। इन 4 महीनों में राजवीर बहुत ज्यादा बिजी था, जिसके चलते वह रूही पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वही रूही तो बस दिन रात राजवीर को ही देखती रहती थी और ये सब खत्म होने का इंतजार कर रही थी। विराज ने गाड़ी एक बार के बाहर रोकी। राजवीर और शिवाय दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए और विराज ने भी गाड़ी लॉक करके उनके सामने आकर कहा, अंडरस्कोर भैया मुझे पता है दिव्यांश भैया यहाँ नहीं है, वह तो ऑफिस गए हुए हैं। शिवाय ने फोन में कुछ चेक करके कहा, अंडरस्कोर मीटिंग 2 घंटे पहले खत्म हो गई, वह यही है। इतना कहकर शिवाय उस बार के अंदर चला गया। तीनों ही नजर घुमाकर दिव्यांश को देख रहे थे, लेकिन उन्हें दिव्यांश कहीं दिखाई नहीं दिया। तीनों ही बार के थोड़ा अंदर गए। बार काफी बड़ा था, तीनों ही बार के हर कोने में नजर घुमाकर देख रहे थे, लेकिन उन्हें दिव्यांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों ही बार के सेकंड फ्लोर पर चले गए और वही एक कोने में दिव्यांश ड्रिंक कर रहा था, जिसे देखकर शिवाय की बोएं तन गई। शिवाय गुस्से में दिव्यांश की ओर बढ़ने लगा तो राजवीर ने शिवाय को पीछे से पकड़कर कहा, अंडरस्कोर उसकी हालत पहले ही खराब है, ऊपर से तू भी उस पर गुस्सा करेगा तो वह और ज्यादा हट हो जाएगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्कोर वह हट हो जाएगा इसीलिए चाचू ने उसे कुछ कहा नहीं, वह हट हो जाएगा इसीलिए तुमने उसे कुछ कहा नहीं। उसके हट होने के चक्कर में 4 महीने से पी पी कर देवदास बना घूमता है, इसका आज सारा देवदास में बाहर निकाल दूंगा। शिवाय ने राजवीर से खुद को छुड़ाया और बार काउंटर के पास गया। बार काउंटर पर खड़े एक वेटर ने एक जग का पानी शिवाय को दे दिया और शिवाय वह पानी लेकर सीधा दिव्यांश के पास गया और उसने झटके से सारा पानी दिव्यांश के मुंह पर मार दिया। इतना सारा पानी मुंह पर गिरने की वजह से दिव्यांश की आंखें खुल गई। दिव्यांश ने नशे में कहा, अंडरस्कोर कौन है? शिवाय गुस्से में बोला, अंडरस्कोर मैं हूँ शिवाय, तुम्हारा जुड़वा भाई। अब जरा आंखें खोलकर देखो कि तुम कहाँ बैठे हो। जब मीटिंग खत्म हो गई थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेंशन वापस क्यों नहीं आए? दिव्यांश चुपचाप बैठा रहा, फिर उदास भरे चेहरे से बोला, अंडरस्कोर मैं वापस नहीं जाना चाहता। शिवाय ने विराज को देखकर कहा, अंडरस्कोर इसे पढ़कर पार्किंग में लेकर आओ, वरना मैं इसे यही मारूंगा। विराज ने कहा, अंडरस्कोर भैया इनकी हालत ठीक नहीं है। शिवाय ने गुस्से में विराज को देखकर कहा, अंडरस्कोर अगर तू इसे पार्किंग में लेकर नहीं आया तो तेरी हालत भी ठीक नहीं रहेगी, समझा? विराज ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और जैसे तैसे खींचकर बाहर से बाहर ले आया और अगले ही पल चारों पार्किंग में खड़े हुए थे। शिवाय बोनट पर आलती पालती मारे बैठा था और दिव्यांश उसके सामने नजर झुकाए खड़ा था। वही राजवीर भी गाड़ी से टेक लगाकर हाथ बंधे खड़ा था और विराज दिव्यांश के बिल्कुल पीछे। विराज को डर था कि कहीं दिव्यांश नशे की हालत में गिर ना जाए, इसीलिए उसके पीछे खड़ा था। शिवाय ने दिव्यांश से कहा, अंडरस्कोर मेरी साइड देख। दिव्यांश ने चोर नजरों से शिवाय की ओर देखा। शिवाय ने पूछा, अंडरस्कोर हाँ तो तूने भाभी को डाइवोर्स क्यों दिया? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। शिवाय ने इस बार चिल्लाकर कहा, अंडरस्कोर मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, तूने भाभी को डाइवोर्स क्यों दिया? दिव्यांश ने धीरे से कहा, अंडरस्कोर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। शिवाय को गुस्सा आ गया और वह बोला, अंडरस्कोर मुझे डॉक्टर ने मारपीट करने से मना किया, वरना 2 चांटे लगते ही तू तोते की तरह सब कुछ बता देगा, या तो मुझे बता दे वरना सच कहता हूँ आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
इस बार दिव्यांश ने भी गुस्से में कहा, अंडस को मैंने किसी को नहीं बताया तो तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे और दृष्टि के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। शिवाय ने विराज को देखकर कहा, अंडस को एक पंच मार इसे। सुनते ही विराज की आंखें बाहर आ गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, अंडस को विराज या तो तू इसे मार दे वरना ये मेरे हाथों मर जाएगा। विराज के पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। शिवाय इस वक्त बहुत गुस्से में था और वह जानता था अगर उसने शिवाय की बात नहीं मानी तो शिवाय सच में दिव्यांश को मारेगा और चोट दिव्यांश को भी लगेगी और शिवाय को भी। इसलिए विराज हिम्मत करता हुआ दिव्यांश के पास गया और एक पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया। पंच लगने से दिव्यांश जमीन पर गिर गया। विराज ने फिर बड़ी इज्जत के साथ दिव्यांश को उठाया। शिवाय ने फिर कहा, अंडस को अब बता मुझे तूने भाभी को डाइवोर्स क्यों दिया? जिन लोगों ने तुमसे पूछा है उन्हें ढंग से पूछना नहीं आया, इसलिए तूने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं ढंग से पूछूंगा और तू मुझे ढंग का जवाब देगा, वरना आज मैं विराज से तुझे बहुत पिटवाऊंगा, इसलिए सब कुछ सच सच बता दे। दिव्यांश हल्के नशे में था। दिव्यांश ने विराज का हाथ झटक दिया और शिवाय के पास आकर नशे की हालत में ही बोला, अंडस को नहीं बताता, मैं अपने प्यार को रुस्वा नहीं कर सकता। शिवाय ने दिव्यांश के कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अंडस को इतना तो मुझे पता है कि पैंथर ने तुम्हें ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से तुमने भाभी को डाइवोर्स दे दिया। अब जरा मुझे ये बता पैंथर है कहाँ? दिव्यांश नशे में था, उसे याद भी नहीं था कि पिछले 4 महीने से पैंथर उसके साथ नहीं है। दिव्यांश ने नशे में कहा, अंडस को मुझे नहीं पता पैंथर कहाँ है। शिवाय ने विराज को इशारा किया और विराज ने दिव्यांश को जैसे तैसे गाड़ी में बैठा दिया। चारों ही मेंशन वापस आ गए। अगली सुबह दिव्यांश अपने बेड पर सुकून से सो रहा था और तभी उसके मुंह पर बहुत सारा पानी आकर गिरा। दिव्यांश ने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली तो सामने विराज बाल्टी लेकर खड़ा हुआ था और उसके कमरे में शिवाय और राजवीर भी खड़े हुए थे। दिव्यांश बैठ गया। शिवाय ने दिव्यांश से कहा, अंडस को कल रात तो बहुत नशे में था, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज तू होश में है इसलिए जो पूछ रहा हूँ बिना किसी ड्रामे के सच सच बता दे, वरना सच कहता हूँ दिव्यांश रणविजय सिंह को बाद में मारूंगा, पहले तुझे जान से मार दूंगा। दिव्यांश ने जो कुछ भी पैंथर ने कहा था वह सब कुछ शिवाय को बता दिया और सब कुछ सुनाने के बाद शिवाय ने दिव्यांश को देखकर गुस्से में कहा, अंडस को मुझे पहले ही पता था कि तेरे अंदर अक्ल की कमी है और आज तूने प्रूफ भी कर दिया कि तू सच में बेवकूफ़ है। चाचू ने तुझे समझदार समझदार बोलकर सिर पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन अकाली तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था और तभी शिवाय ने अपनी जेब से एक रिपोर्ट निकालकर दिव्यांश के हाथ में रख दी। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस को क्या है ये? इस पर शिवाय ने कहा, अंडस को हाथ भी तेरे सलामत है और आंखें भी, आंखें खोल और आंखों से पढ़ के इसमें क्या लिखा है। दिव्यांश ने रिपोर्ट को पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी, उसमें साफ लिखा था कि देव दिव्यांश का बेबी है। दिव्यांश हैरानी से खड़ा हो गया और आंखें फाड़े शिवाय को देखने लगा। तो शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस को पैंथर ने कहा और तूने मान लिया। एक बार नहीं सोचा कि हमारे दुश्मनों की चाल भी तो हो सकती है। एक बार नहीं सोचा कि पैंथर इस वक्त है कहाँ। एक बार नहीं सोचा कि जो पैंथर साए की तरह तेरे पीछे पीछे चलता था वह 4 महीने से कहाँ गायब हो गया। वह जिंदा भी है या मर गया। तूने पैंथर पर यकीन किया, यह अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत गलत किया और इस गलती के चक्कर में तूने 5 महीने से अपनी ये हालत बना रखी है। उस रिपोर्ट को देखते ही दिव्यांश की आंखों में पानी उतर आया। इस बार दिव्यांश ने उन आंसुओं को रोका नहीं, क्योंकि पिछले 5 महीने से दिव्यांश ने उन आंसुओं को रोका हुआ था और आज जब उसे सबूत मिल गया कि उसकी दृष्टि पवित्र है तो उसके आंसू बह गए। दिव्यांश को ऐसा देखकर राजवीर और विराज का दिल पिघल गया। वहीं शिवाय को तो और गुस्सा आ गया और वह बोला, अंडस को अब रो क्यों रहा है?
रोने से क्या होगा, पहले तो तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और अब रो कर मेरी सिंपैथी चाहता है। मैं कोई सिंपैथी नहीं देने वाला। अगर गले लगाने का शौक चढ़ रहा है तो राजवीर को लगा ले, क्योंकि मुझे तो तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब तुझे संभल कर काम करना चाहिए था तब तू नशे में डूब गया। अगर राजवीर नहीं होता तो अब तक ये मेंशन बर्बाद हो गया होता। विराज थोड़ा सा मुंह बनाकर आगे आया और उसने दिव्यांश को गले लगा लिया और दिव्यांश ने भी विराज को कसकर गले लगा लिया। शिवाय कमेंट मारता हुआ बोला, अंडरस्को ओ माय गॉड, दोनों भाइयों का प्यार देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। दिव्यांश अपनी गलती मानता हुआ बोला, अंडरस्को यार शिवाय गलती हो गई, मैंने तो एक बार भी दृष्टि से मिलना ठीक नहीं समझा और बस उसे डाइवोर्स दे दिया और अब तो वह शौर्य के साथ इंडिया छोड़कर चली गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को इंडिया छोड़कर गई है ना, दुनिया छोड़कर तो नहीं गई। जहाँ कहीं भी है हम ढूंढ लेंगे। फिलहाल पैंथर को ढूंढते हैं, पता नहीं जिंदा भी है या क्या शिवाय सब कुछ ठीक कर देगा।